जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें जो कई चीज़ें, एक दो चीज़ें छोटी छोटी रह गई थी जिसको हमने नहीं पढ़ा था, और वो जो चीज़ें 1 नंबर की परीक्षा में पूछ लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी दी हुई है वो हमारी सारी हो गई, और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप अपने नंबर नहीं कटने दोगे। तो आज जो है हमने अभिक्रियाएं तो देख ली सारी, लेकिन एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है वो हमें, अब मान लो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया, आवाज नहीं, क्रिया किसे कहते हैं। नोट कर लो, ये बहुत बार 1 नंबर का पूछा गया है, ये बहुत बार 1 नंबर का पूछा गया है ये। इसके बाद में प्रश्न बनता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो सबको आता है लेकिन प्रश्न बन जाता है, अभिकारक किसे कहते हैं, या फिर आ जाता है उत्पाद किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न आ जाता है संतुलित रासायनिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समीकरण किसे कहते हैं। ये जो 4 प्रश्न है, सॉरी 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5 प्रश्न जो है, इसमें से 1 प्रश्न हर साल आपको पेपर में मिलेगा। आप पीछे के पेपर उठाओगे, पिछले साल का, शायद पिछले का तो हुआ ही नहीं था कोरोना की वजह से, हुए थे उससे पिछले वाले, तो उसमें आप उन पिछले पेपरों को उठाओगे तो आपको उन पेपरों में ये प्रश्न मिलेंगे। एक लगभग कितने नंबर का, 1 नंबर का। तो फ्री का नंबर है ये, फ्री का है, नहीं है फ्री का। देखो पहले का उत्तर लिखो, आवाज नहीं, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो हमारे चारों ओर भी चलती रहती है। यानी जब किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ में। तो इसको आपको कुछ नहीं लिखना, ना ही रटना है, छोटा सा उत्तर इसका लिख के आना है। जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे दूध है, दूध, और दूध से क्या बनता है? दही बनता है। और दूध से खाने वाली चीज़ें याद आती है, पहले सुन लो मेरे को, बाद में खा लेना, बना तो लो इनको पहले। यानी दूध से दही का बनना भी एक केमिकल चेंज है, यानी एक केमिकल चेंज हुआ है, उसमें एक रासायनिक क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी पदार्थ के अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भी इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझा रहे? तो अब हमने अभी बात की थी कि दूध से दही का जमना, ये तो सबको पता है, लेकिन दही, दूध का जब दही बनता है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो उस दूध को दही में कन्वर्ट करता है? अब बोलो, हैं? लैक्टोबैसिलस, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो आप जावण के रूप में उसमें डालते हो, उसको क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। अब अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से देखो तो उस दही का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर है, लैक्टोबैसिलस, उसका कलर भी खुद का क्या होता है? वाइट होता है। और अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से देखो और देखने के बाद में आप बोलोगे इस दही को तो मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, जैसे चिंटी होती है ना, कीड़ी, उसकी तरह उस पूरे दही में चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में हमारे लिए होते क्या है? यूज़फुल होते हैं। होते क्या है? यूज़फुल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? खाते हैं। चलो एनीवे, वो अलग बात थी। रासायनिक, जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। बेटा बायोलॉजी चलेगी ना, बायोलॉजी तब बात करेंगे। एक बार वो तो मैंने इसको समझाने के लिए बताया था, लंबा चला जाएगा फिर ये नहीं होगा। तो ये हमारा एक हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो रासायनिक समीकरण, पंगा बच्चों के यहाँ आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। यानी मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन गैस है और उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से करवा दी, और करवाने के बाद में क्या बना? क्या बना? जल बना। तो ये हमने शब्दों में बोला है। क्या बोला है? कि भी पानी है, सॉरी, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और आफ्टर रिएक्शन पानी है। यानी इसी रासायनिक परिवर्तन में मैं बोलूं कि एक तो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है और प्लस में हाइड्रोजन, और इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? जल बन गया। तो हमने इनको जो रिप्रेजेंट किया है वो इनके नाम से किया है। किससे किया है? नाम से भी। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ये पानी बन गया। तो जब हम इनको नाम से लिखते हैं तब तो वो रासायनिक समीकरण ना होकर रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जब आप रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे रहे हो तो आप ये उदाहरण जो है उसमें नाम के अकॉर्डिंग दे सकते हो। आ रही है बात समझे? अब जब हम, पहले पूरा सुनो, मैं बोल दूंगा लिखने के लिए, तब लिख लेना। जब हम इन शब्दों की जगह, शब्द है नाम की जगह, यानी ऑक्सीजन एक नाम है इसका, हाइड्रोजन इसका एक नाम है और पानी भी एक नाम है। जब हम इनके नामों की जगह इनके प्रतीक यानी सिंबल, समझ रहे हो क्या? सिंबल या इनके सूत्र यानी फॉर्मूले जब यूज करते हैं तब वो क्या बन जाती है? रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा है पीछे? यानी जब हम इसी चीज को इनके प्रतीक के रूप में लिखें, जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक O2
जब हम सिंगल नाम लिखते हैं तब तो ओ लिखा जाता है, ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, ओ। लेकिन समीकरण के अंदर O2 यूज होता है पूरा फॉर्मूला। तो O2 प्लस H2 और पानी की जगह हमने यूज कर लिया इसका फॉर्मूला यानी H2O। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीक या सूत्र का यूज करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगी। अब इसकी परिभाषा लिखो। इसकी तो हो गई, अब है 2 नंबर। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को और बनने वाले क्या बनेंगे, हाँ, बनने वाले उत्पादों को, अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीक व सूत्र के द्वारा लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग कौन लेते हैं, अभिकारक, और बनने वाले कौन होते हैं, उत्पाद को उनके प्रतीक यानी भाग, यहाँ ऑक्सीजन तो क्या है, भाग लेने वाले हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं और ये बन रहा है, तो ये तो होता है क्या, ये दोनों तो क्या होते हैं, अभिकारक। ये क्या होते हैं, अभिकारक, और ये जो बना है ये क्या है, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो उनको जब हम उनके प्रतीक और उनके सूत्र के द्वारा लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये जो रासायनिक समीकरण ये इधर लिख दो आप, H2 प्लस O2 और H2O। पहले O इधर था, मैंने अब इधर लिख दिया, घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। तो अब हमने इनको प्रतीक के रूप में लिख दिया। इसको यहाँ से साफ कर दो, कंफ्यूज हो रहे हो आप भी। रासायनिक अभिक्रिया हमने किसको कहा, जब किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये पहले ऑक्सीजन है और ये यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कोई पदार्थ है और इसमें परिवर्तन हुआ और ये क्या बन गया, जल बन गया। और परिवर्तन किधर से किस साइड हुआ, किस साइड से किस साइड हुआ, वो हमें इस एरो के हिसाब से पता चल रहा है कि जो परिवर्तन हुआ है वो LH साइड से RH साइड हुआ है, समझ गए। तो उसको हम कहते हैं रासायनिक, ये डेफिनेशन किसकी है, अभिक्रिया की। अब इस अभिक्रिया को जैसे हमने लिखा है नाम से, इनके नाम की जगह जब हम इनके प्रतीक यूज कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन की जगह O2, हाइड्रोजन की जगह H2 और पानी की जगह H2O, तब ये बन जाती है समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखना पड़ता है, 2 मिनट चुप रहना। रासायनिक अभिक्रिया को तो बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल
और रासायनिक समीकरण को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और संतुलित रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण तो केमिकल इक्वेशन होती है इंग्लिश में, संतुलित को बोलते हैं बैलेंस्ड। बैलेंस, ठीक है, संतुलित, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारे दो क्वेश्चन जो है वो क्या हो गए? क्लियर हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकारक। तो सीधी सी बात है, जो अभिक्रिया को शुरू करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, या फिर जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, रटना नहीं है। या तो हम उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं जो अभिक्रिया को शुरू करते हैं, यही करते हैं। और या फिर इनको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो पदार्थ जो भाग लेते हैं। लिख दो। एक बार मैं इसको ऊपर से साफ कर रहा हूं, जो 2% कर लिया आपने, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा था अभिकारक किसे कहते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं, जिसने लिख लिया वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या अभिक्रिया को शुरू करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसका उदाहरण देना चाहो तो इसी अभिक्रिया को दोबारा लिख दो। कौन सी को? H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन H2O, और इसको ऐसे करके दिखा दो जी, ये होते हैं अभिकारक। आ रहा है समझ में? हाँ, कोई सा भी, ये एक साथ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तू कह रही है बार बार दें, इसमें से कोई एक उठाएगा वो, लेकिन ये एक साथ हम कर रहे हैं, इसलिए एक उदाहरण ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगला रह गया अपना प्रश्न है उत्पाद। क्या होगा? वे पदार्थ जो अभिक्रिया के खत्म होने पे प्राप्त होते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या? वो पदार्थ जो अभिक्रिया के खत्म होने पर प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया खत्म होगी तो लास्ट रिजल्ट क्या होगा? उत्पाद। तो उनको ही हम क्या कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे? रटना नहीं है, एक एक डेफिनेशन आपके यहाँ बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? हाँ, तो इन चीज़ों को देखने के लिए आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। आवाज़ नहीं भी। तो चौथा जो उत्तर है मैं यहाँ लिख रहा हूँ उत्पाद वाला। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के खत्म होने पर प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद
कहलाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही एग्जाम्पल फिर ले लो। अब उत्पाद, अब क्या बता दो? उत्पाद H2 प्लस O2 और ये बन गया पानी, और ये लो जी यही होता है क्या? उत्पाद। ठीक है। अब ये बच्ची बोल रही थी कि सर ये एक ही रिएक्शन चलती रहेगी क्या? कोई सी भी रिएक्शन तेरे को आ रही है वो यूज कर ले, तुम्हें इसके अलावा कोई, ये छोटी है इसलिए ये इजी है, और कोई सी भी कर ले। बता कोई और याद है तो? हाँ वेरी गुड बेटा, ये यूज करती जा। CO प्लस O2 CO2, इसको यूज करते हुए चलती जा। समझ आ रहा है क्या? अब अपना अगला है, आवाज नहीं, अगला प्रश्न है। अब एक बार इसको करूँ रेज। संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो क्या होती है, परिभाषा आती है इसकी कि किसे कहते हैं, और फिर एग्जाम्पल इसका लिखना होता है। यानी संतुलित होना, एक तो सीधी होती है समीकरण, जैसे मान लो ये थी H2 प्लस O2 और H2O, या फिर C प्लस O2 CO2, ठीक है, या फिर N2 प्लस आवाज नहीं H2 NH3। इस पे देखना मैंने क्या निशान लगाया है, गौर करना इस पर, ठीक है। और कोई भी और, जैसे Fe प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस में क्या आएगा? है H2। कोई सी भी रिएक्शन है, और कोई आपको याद है तो, जैसे Zn H2 प्लस, या फिर ZnSO4, या फिर H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस बेटा ये Zn ही है, जल्दी में लिखा है, अंग्रेजी नहीं हो। हाँ H2SO4 प्लस Zn, ठीक है, ZnSO। ले दोबारा लिख देता हूँ, H2 प्लस ZnSO4 आफ्टर रिएक्शन एक बार रुक जा, H2SO4 Zn, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है, अगर आपको और याद आ रही है तो और लिख लो। अब हमें देखना क्या है, हमें समझना है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझकर फिर उसकी परिभाषा बनानी है, ठीक है। पहले समझोगे तो परिभाषा खुद बनाओगे, अगर नहीं समझोगे तो परिभाषा वो रटोगे जो बुक में है। तो कौन सा तरीका बढ़िया है? हाँ समझना। अब देखो इसमें देखो कि ये होगी LH लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसकी क्या होगी? राइट हैंड साइड। अब हमें ये देखना है कि LH साइड में जो अभिकारक होते हैं, कौन होते हैं LH साइड में, और RHS साइड में कौन होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो हमें देखना है कि LH साइड और RH साइड में दोनों तरफ जो परमाणु है, क्या है? परमाणु है।
उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल, यानी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर वो इक्वल नहीं है तो वो है असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड। क्या है? असंतुलित। अगर वो बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? जैसे इसी में देखें हम, एलएस साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2। और आरएस साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन तो क्या है? बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर है 1 ही है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। समझ गए? इसी प्रकार हम इसकी बात करें, कार्बन इधर 1 है, उधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन जो है 2 है, इधर भी 2 है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? संतुलित है। क्या है? अरे समझ में? अब इधर इसमें देखिए, नाइट्रोजन भी 2 है और इधर नाइट्रोजन है 1 है। पंगा है ना? है? रोड़ा पे गया दोनों तरफ है। तो ये क्या होगी? संतुलित हो गई है। आई बात समझ में? इसी प्रकार इसको चेक करें तो ये क्या है? आयरन यानी लोहा, फेरस इधर 1 है और इधर पहले में ही पंगा हो गया। तो ये भी क्या है? असंतुलित है ये। ठीक है। इसके बाद में इसको देखते हैं। नहीं है तो बीच क्या है? संतुलित है वो। अच्छा तो रुक जाओ तो बेटा, भाग मत तू, दौड़ रही है तू तो अगर तेरे को आ रहा है तो तू आराम से दोबारा इसको रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है तेरा। यहाँ हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन, इनका तो काम ठीक है। ये पूरा क्या कहलाता है? नाम क्या होता है? कल इसकी संयोजकता भी मैंने लिखाई थी। कितनी होती है? 2। ठीक है। अब ये SO4 मानना तो एक साथ जाता है, बट ये खुद एक तो क्या है इसके साथ? S किसका होता है? और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। यानी आपका सल्फेट इन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। अब इनकी संख्या देखते हैं। S इधर 1 है और इधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन है और इधर है। और Zn की बात करें ये, तो ये क्या है? संतुलित है। तो क्या समझ में आया आपके कि संतुलित समीकरण किसको कहेंगे? हाँ खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जा। आज जैसे कभी इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी, हो जा खड़ी। हाँ, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? दोनों साइड अभिकारक और परमाणुओं की संख्या। वेरी गुड। कोई डाउट? एकदम सही बोला। समझ के बोला है। मैं तो ये मान रहा हूँ समझ के बोला है, पर पता नहीं पहले से रटा हुआ भी होगा। बैठो बेटा। तो इसकी रटने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या लिखोगे? लिख लो बेटा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो।
क्या हो, बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक उदाहरण देना पड़ेगा, यानी एग्जाम्पल इजी या फिर उदाहरण हमें देना पड़ेगा। तो कौन सी थी संतुलित, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला दे दो, CO2, समझ गए, और एक कौन सी थी, H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। क्लियर। फ्री के नंबर थे ये 4 5 जितने फ्री, मतलब अगर पर्सन पेपर में है वो आपको आ रहा है तो फ्री का ही है। करो इसको, हाँ करो 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 इसको। वैसे ये अभिक्रिया जो है, और कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो सकती है, किसका, विस्थापन का भी हो सकती है, किसका, विस्थापन का भी। जल्दी करो इसको, लिखो। अब हमने रासायनिक समीकरण जो होती है उसको संतुलित करना सीख लिया है, या पहचानना सीख लिया है, अभी करना नहीं सीखा है, अभी पहचानना सीख लिया है कि हम पहचान सकते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है। अब अगर आपको प्रश्न क्या आएगा कि एक असंतुलित समीकरण देगा, वो क्या देगा, असंतुलित समीकरण पेपर में देगा और कहेगा इसको संतुलित कीजिए। क्या कहेगा, अब हम संतुलित करना सीखेंगे। आपकी बुक ने एक तरीका दिया हुआ है उसको संतुलित करने का, दिया हुआ है ना, और उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्राई। ईमानदारी से बताना किस किस को आती है, पक्की बात है, हैं? कर देगी आगे, हैं? आगे कर देगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आ रही है, अगर उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो और दूर हो जाएगा। तो अब अगला टॉपिक जो अपना है वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, समझ गए। अब देखो प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए या निम्न समीकरणों को संतुलित करिए। प्रश्न पर ध्यान देना, हिट एंड ट्रायल की तरह लग जाओगे तो आप 10-15 मिनट लग जाएंगे। प्रश्न क्या आएगा, या तो प्रश्न आएगा निम्न लिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए
और मान लो उसने आपको दे दिए 4 समीकरण। क्या दे दी? 4 समीकरण दे दी उसने। ठीक है, मान लो एक तो दे दी वही CO2 जो भी है, एक मान लो दे दी इसने H2 वाली O2 वाली, और एक मान लो इसने दे दी Fe वाली। एक बार बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। और एक इसने मान लो आपको दे दी कोई भी N2H2 वाली जो भी है। ठीक है, अब नंबर दे दिया उसने आगे। अब यहाँ हिट एंड ट्रायल चलेगी क्या? 2 नंबर का प्रश्न, 2 मिनट का प्रश्न, और हिट एंड ट्रायल लेके बैठ जाओगे तो वो 7 स्टेप है। कितने स्टेप है उसमें? 5, 2 और 7 है। ठीक है, आपको कई रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप में ही पूरी हो जाती है कई, लेकिन मैक्सिमम कितने स्टेप हैं? अधिकतम 7 है। अब वो चलेगी क्या यहाँ? और इस 2 नंबर के आगे लिखा क्या होगा? कितने, इस पर्सन में कितने पर्सन है? 4 है। और वो ये 4 पर्सन के 2 नंबर कैसे डिवाइड करेगा? आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, यानी कि ऐसे। तो अब बताओ यहाँ हिट एंड ट्रायल है? नहीं चलेगी। यहाँ तो तुरंत एक बार देख के 2-3 नंबर लगाने हैं, और तुरंत नंबर लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, और हिट एंड ट्रायल भी मैं आपको बताऊंगा। अब हिट एंड ट्रायल का प्रश्न अगर आएगा तो उसमें एक ही समीकरण दी होगी और उसके आगे 2 या फिर 3 लगा होगा। एक ही समीकरण होगी और 2 या 3 की होगी, तब आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना है। हाँ ठीक है, 2 या 3 की एक ही रिएक्शन आए तो आपको क्या करना है? हिट एंड ट्रायल करना है। अब आप कह रहे हो ना कि इतनी बड़ी रिएक्शन है, हिट एंड ट्रायल मेथड है और 2 ही नंबर का। ठीक है, तो अगर आपने रट्टा मारा है उसके तो वो आपके लिए बहुत बड़ा है। और अगर आपको दिमाग में है कि हाँ ऐसे करना है, फिर इसके बाद ऐसे करना है और इसके बाद ऐसे करना है, तो वो आपके लिए 1 मिनट का काम है। समझ गए क्या? तो क्वेश्चन को पहचानना है कि अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए पेपर में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करो या कीजिए 2 या फिर 3 नंबर का, और एक ही समीकरण दियो उसने, क्या दियो? सिर्फ एक, ये तो संतुलित ही होती है। एक कोई भी दियो, जैसे Fe वाली दियो, FeH2O वाली, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2, ये एक ही दी है, तो आपको वहाँ कौन सा मेथड यूज करना है? हिट एंड ट्रायल। और अगर आपको इस तरीके से 4 दे रखी है उसने, तो वहाँ हिट एंड ट्रायल ही करते रहना, और पेपर क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। कैंसिल नहीं होगा बेटा, डायरेक्टर नहीं, कैंसिल नहीं होगा। 13 छूटेगा, बाकी तो करके आएंगे। इसको नहीं आ रहा है तो सारे पेपर कैंसिल। हाँ, तो अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे होता है। ध्यान से सुनना, दिमाग से समझना, उसको रट्टा मारोगे तो ये भी जरूरी नहीं है वो जो समीकरण है वो अपनी तरफ से कोई सी भी दे सकता है। मान लो मैं आपको यहाँ पर FeH2 वाला एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, वो आपको और दे देगा, तो और देने का वहाँ रट्टा चलेगा नहीं, वहाँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? तो जरूरी नहीं है कि जो बुक में समीकरण देकर प्रश्न आए वो अपनी तरफ से कोई समीकरण आपको दे सकता है, या फिर उनमें से समीकरण दे सकता है जो आपकी बुक में है, जो आपकी बुक में है। तो रट्टा तो चलेगा ही नहीं। हाँ, तो अब देखते हैं इसको, इसी को हम संतुलित करते हैं। दूसरी करवा दो। दूसरी थोड़ा इसमें क्या है, 7 स्टेप आ जाएंगे। और भी है वो भी करवाऊंगा मैं, और भी जो है जिसमें आपको कन्फ्यूजन मैं समझा रहा हूँ। कोई रासायनिक समीकरण है वो आपको नहीं आ रही है, आप उसका आप प्रैक्टिस करोगे, उसकी जाके यहाँ सीखोगे और घर जाके आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, और फिर भी नहीं आई तो उसको भी हम यहाँ समझ लेंगे। समझ रहे हो क्या आप? तो आपकी बुक ने एग्जाम्पल दिया है Fe प्लस H2
O और आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस में H2। समझ गए? ये आ गया। और इसको, हाँ एक और बात बताऊं मैं आपको, वो लिखेगा भी शायद, या तो आपको नंबर से पहचानना है कि एक ही समीकरण है, एक ही दे रहा है तो हिट एंड ट्रायल है, 2 या 3। और अगर 2 या 3 दे रहा है 1% में तो वो सीधे अनुमान लगा के करके आनी है। अनुमान भी लगाना, उसकी भी ट्रिक बता दूंगा मैं। या फिर वो लिख देगा कि इस अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कीजिए। अब इसको हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि ये तो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और ये साइड कौन सी होती है, LH साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो साइड होती है RHS, ये पता ही है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं चरण फर्स्ट, और इंग्लिश वाले लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है? तो पहले स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, जितने भी अभिकारक हैं या उत्पाद हैं उनके सब को हमें बॉक्स के अंदर बंद करना है। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, ये रिएक्शन FeH2O आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2, और इनको हमें क्या करना है, बॉक्स में। तो पहला जो स्टेप हो गया हमारा, कौन सा हो गया, बॉक्स वाला। क्या हो गया कि भी हमें इनको बॉक्स में बंद करना है। जिसको नहीं आ रहा है ध्यान से सुने, जिसको आ रहा है वो कुछ गलतियां हैं तो उसको सही करें। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है? अब आ गया हमारा चरण सेकंड, यानी स्टेप सेकंड। ठीक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, अब हमें इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, टेबल, या फिर आप बोलते हो सारणी। तो सारणी में हमें कुछ नहीं रटना, एक सारणी बनेगी जिसमें पहला जो कॉलम होगा वो होगा तत्व का। किसका, तत्व यानी एलिमेंट। इंग्लिश मीडियम वाले क्या होगा, थोड़ा बड़ा कर लो इसको, एलिमेंट। ठीक है? और बड़ा कर देता हूँ, ये लो बेटा। तो तू कह रही थी ना, आ रही है मेरे को, अब कह रही है दिखाई नहीं दे रहा। ये लो, अब नहीं दिखेगा तो बेनीवाल जी है अपने बयानी चौक में। ठीक है? पहली जो टेबल है, कर दिया। अरे तू तो आगे आगे बैठी है, यहाँ तो तत्व है। ठीक है? यहाँ पर ये कौन सी साइड है हमारी, LH और RHS। ठीक है? अब इसमें LH साइड में जो है तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या, यानी इधर अभिकारक है, अपने अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। आई बात समझ में? और RHS साइड उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। ये बंद। कितने कॉलम बन गए इस टेबल के, एक तो तत्व का, एक LH साइड का जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है वो लिखनी है, और इधर RH साइड में उत्पाद होते हैं तो उत्पादों की तरफ जो है वो परमाणुओं की संख्या। अब इसमें एक तत्व तो है Fe। इस अभिक्रिया में टोटल तत्व कितने हैं, एक तो है Fe है, एक है हाइड्रोजन, एक क्या है H है।
और एक क्या है, तो एक डब्बा और बना लो, क्या है, ऑक्सीजन। बाकी तो है नहीं, 3 है। स्टेप कौन सा चल रहा है, दूसरा। पहले में कुछ नहीं करना, डिब्बे में बंद करना है, ठीक है। दूसरे में टेबल बनानी है, ये कोई टेबल को रटने की जरूरत नहीं है। कितने तत्व हैं, उनकी संख्या दोनों साइड में, LH साइड में कितनी है और RH साइड में कितनी है, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो Fe की जो संख्या है वो LH साइड में कितनी है, लिख दो। मैंने लिखा है, तो तुम और लिख लो। हाँ, और उत्पादों में देखेंगे तो Fe की संख्या कितनी है, 3 है, समझ आ रहा है। इसके बाद में हाइड्रोजन जो है वो इधर कितना है, और उधर भी 2। फिर बात करें तीसरे तत्व की, ऑक्सीजन, इधर कितना है, 1 और उधर कितना है। इस टेबल के बनते ही 4 है, ये रहा। टेबल के बनते ही हमारे सामने सारा फंडा आ जाएगा कि भी कहाँ क्या क्या गड़बड़ है, समझ गए। तो हम देखेंगे कि FeLH साइड में 1 है और यहाँ एक प्रॉब्लम तो यहाँ है, समझ गए। फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एक बार सही है, हाइड्रोजन दोनों तरफ है, 2 है, सेम है। अब है ऑक्सीजन में भी क्या है, पंगा है, गड़बड़ है। अब हमारा आएगा चरण 3। अब हमारा क्या आएगा, चरण 3 या स्टेप 3। इसमें हमें क्या करना है, बस यहाँ थोड़ा सा समझ लेना। तीसरे चरण में क्या है कि हमें सबसे पहले हम किसको संतुलित करें, भी इन तीनों में से किसको चुने, पहले किसका नंबर लें। वेरी गुड, क्या बोला, जिसके, हमें ये देखना है कि इनमें से किसके परमाणुओं की संख्या ज्यादा है दोनों तरफ जोड़ने पर। तो ज्यादा किसकी है, इधर 4 है, इधर 5 है, सॉरी इधर 4 है, एक टोटल कितनी है, 5 है। तो सबसे पहले आजा भाई इधर आ, बहुत दिन हो गए। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। तो क्या होगा, वही टेबल बनानी है एक बार, ये टेबल क्या है फिर बनेगी। अब की बार आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इधर तत्व लिख दो, इधर LH लिख लो, परमाणु लिखने की जरूरत नहीं है, इधर RHS लिख दो, वो पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। LHS RHS अंडरस्टूड है, भी ऊपर लिखा हुआ है, आगे बात समझे। और एक बार वापस उनको वैसे ही भर दो, Fe 1 और 3 और H 2 और 2 और तीसरी क्या थी, 1 और 4 नंबर। अब इसका शुरू करना है, ज़्यादा संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर RH साइड में ये 4 है, RH साइड में ये क्या है, 4 है, कौन है, ऑक्सीजन। और इधर तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, होगी 4। अब हम इसको ऐसे करते हुए इसकी रिएक्शन भी लिख देंगे कि अब क्या चेंज हुआ है। 4 लगाने के बाद में इसमें क्या चेंज हुआ है, एक बार मैं नीचे लिखूंगा इसको, क्योंकि अगले स्टेप आएंगे उधर। तो अब ये रिएक्शन कैसे चेंज होगी, कोई बात नहीं, उधर लिखता हूं। इस रिएक्शन को मैं किसको, इस वाली को कहाँ लिख रहा हूं, थोड़ा सा भी दुर्घट ध्यान हटाया तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरे चरण में जो हमने मल्टीप्लाई किया है, उस मल्टीप्लाई को हमें रिएक्शन में दिखाना है। तो रिएक्शन हमारी क्या थी, Fe प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन Fe3O और प्लस में, और ये वो बॉक्स भी जो हमने लगा रखे थे पहले से, आ रही है के बात समझे। अब हमने 4 लगाया, कहा था RH साइड की, सॉरी LH साइड के O2 वाले पर लगाया। तो ये कौन सी साइड है और ये कौन सी थी,
हमने 4 लगाया कहाँ, LH साइड, और किसके लिए लगाया, तो ऑक्सीजन के लिए लगाया, तो ये 4 कहाँ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो H2O के साथ में, H2 के किसके साथ में है, H2O के साथ में है, इधर है कि नहीं है LH साइड में, तो 4 जो है वो इस पूरे के साथ लगेगा, समझ रहे हो क्या, पूरे के साथ लगेगा, तो हमने ये यहाँ 4 है लगा दिया। आ रहा है क्या समझ में, कितने स्टेप हो गए, 3। अब स्टेप चलेगा अपना चौथा। अब चौथे में हमें किसको देखना है, हाइड्रोजन को तो हमने एक बार पूरा कर दिया, सॉरी ऑक्सीजन को तो हमने पूरा कर दिया एक बार कि ऑक्सीजन, अब इधर भी 4 हो गए और उधर भी 4 है ही, तो ऑक्सीजन हमने एक बार क्या कर दिया। अब हमें किसका नंबर लेना है, हाइड्रोजन है, किसका, हाइड्रोजन का। तो फिर हम टेबल बनाएंगे, ये आपका तत्व है LHS और RHS बन गई। फिर वही क्या लिखना है, Fe, बस थोड़ा सा बाकी रहा है, FeH, और तीसरी कौन है, O, है ना। अब Fe तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, एक बार 1 और 3 दिख रहा है क्या, 1 और 3। हाइड्रोजन है, एक बार तो 2 ही लिखने हैं, बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ हमने चेंज कर दिया था, H2O वाले की तरफ हमने अब क्या कर दिया था, 4 कर दिया था, और वो इधर 4 है ही। आ रही है बात समझ में, कहीं भी ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, कल दोबारा पूछ लेना, लेकिन इसको ये आनी चाहिए आपको, ये आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चे का IQ इससे पता चलता है ऐसे क्वेश्चनों से कि 5 स्टेप 6 तक या 7 तक स्टेप बच्चे को आ रहे हैं यहाँ। अब हमें किसको करना है, किसको करना है, हाइड्रोजन को करना है। तो देखो यहाँ पर जब हमने 4 ऑक्सीजन के लिए लगाए थे, ऑक्सीजन के लिए लगाए थे, तो ये इस पर भी असर डाल गए कि नहीं डाल गए। पहले 2 था, 4 लगाया तो 4 × 2 कितने हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो थे वो थे इस रूप में, सॉरी हाइड्रोजन किस रूप में थे, इसी रूप में थे। 2 तो ये इसका खुद का, और 4 हमने ऑक्सीजन को करने के लिए लगाए थे, तो यहाँ कितने थे, हो गए थे, कितने हो गए थे, 8 हो गए थे। कब हुए थे, जब हम कर तो रहे थे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन तो हो गया था, लेकिन उसने गड़बड़ किसको कर गया, इसको कर गया। तो अब इस टेबल को जब हमने यहाँ से बनाया है, कहाँ से बनाया है, इसके बाद में ये चौथे चरण की टेबल इसको देख के बनाई है। तो देखो Fe तो 1 का 1 है, Fe इधर 3 के 3 है। अब हाइड्रोजन में चेंज हो गया था, ये 4 लगने के बाद में ये कितने हो गए थे, 8 हो गए थे, और इधर हाइड्रोजन 2 के 2 पड़े, और ऑक्सीजन जो है वो 4 लगाए थे, तो इधर 4 है और इधर भी 4 है, तो ऑक्सीजन तो क्या है, इक्वल होगी। ऑक्सीजन तो यहाँ तक क्या है। अब हम हाइड्रोजन को करना है, तो हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, या 4 से, कितने से, तब जाके ये क्या होगा, 8 8 क्या होंगे, 16 होंगे। तो ये 8 लगने के बाद में ये रिएक्शन कैसे चेंज हो जाएगी, Fe तो उतना ही है, प्लस में 4 H2 है कि नहीं है, अरे के समझ में पीछे, और आफ्टर रिएक्शन Fe3O4, यहाँ तो कुछ लगाया ही नहीं, इस टेबल तक यहाँ तो हमने कुछ नहीं लगाया अभी तक, और बाद में यहाँ क्या लगाया हमने, अभी हाइड्रोजन के RH साइड में हमने क्या किया है, 4 को इंटू किया है ना, ये 4 यहाँ रख दो और इसको बंद कर दो। जो संख्या लगा रहे हैं उसको बॉक्स से बाहर रखना है भाई, समझ रहे,
इनकी हिंदी में लिखाई हुई है, हमें वो हिंदी नहीं लिखनी। बिल्कुल लिखनी है, बता देता हूँ कैसे लिखनी है। उसको रटना नहीं है, रटना इस टेबल को देखते हुए खुद आपको हिंदी बनानी है। जो जिसने भी लिखाई है अच्छी लिखाई है, लेकिन उसको छोड़ देना जी, रखो हम अपनी हिंदी खुद बना लेंगे। इसको देखते हुए रटना नहीं है। तो अब क्या देखो क्या हुआ है, अब क्या हो गया देखो, ये भी और ये भी संतुलित, यानी यहाँ तक जो है ये दोनों चीजें संतुलित हो गई। अब कौन रह गया, फेरस रह गया। तो अब आप क्या करोगे, बढ़ाओगे क्या, एक टेबल और बढ़ाओगे। हाँ, चरण पांचवें में क्या करना है, पांचवें चरण में हमें एफ ई को, तो आप यहाँ वो जो लाइन बोल रहे थे ना, जो मैं छोड़ के आ रहा हूँ नहीं लिखनी है, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि आप रट लोगे, फिर आप इसको बनाते हुए लिखोगे। अब चौथे पांचवें चरण में सिर्फ कौन रहा है, फेरस। तो आप यहाँ लिख दो वो लाइन जो आप अपने रजिस्टर से देख के लिखना चाहते हो, बुक में देख के लिखना चाहते हो, देखनी है ही नहीं, आपको सिर्फ यहाँ इतना लिखना है कि इस चरण में एफ ई को संतुलित, एफ ई को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 3 लगाना है ना, वही लाइन लिखनी है। रट्टा कहाँ मार रहे हो, रट्टा तो मारने नहीं, भूल जाओगे आप रट्टा मारना। इस चरण में क्या करना है कि इस चरण में एफ ई को संतुलित करने के लिए अभिकारक वाले एफ ई को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से गुणा करना है। अब बताओ वो बुक वाली देखेगी क्या, गुणा, अब बिल्कुल काट दो, 100% काट दो जी, गुणा करना है। ये लो जी, एफ ई पहले वाली लिखो 4H2O और प्लस लिख रही है तो बेटा ना लिख, Fe3O4 डायलॉग बाजी नहीं बीच में, H2। तो अब हमें ये लाइन जो है 3 को ये कर दिया जी, 3 को हो गई नहीं होगी। अब जो पांचवा चरण आएगा, पांचवा तो आ गया छठे चरण में कुछ नहीं करना। जब पांचवें चरण में आके ये रिएक्शन संतुलित हो जाती है, उसको एज इट इज लिखना है कि छठे चरण में क्या लिखना है कि अब हम उस संतुलित समीकरण को लिखकर क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, तो इस चरण में इतना लिखना है। अब इस चरण में हम संतुलित, अब यहां पर ये क्या हो चुकी है, तो यहां आप इसके यहां नाम भी लिखते जाओगे, ये यहां आकर क्या हो चुकी है, संतुलित। यहां तक ये क्या थी, असंतुलित या अर्ध संतुलित थी, आधे संतुलित हुए थे, तो असंतुलित। और यहां भी ये क्या थी अभी तक, असंतुलित, समझ रहे हो गया। यहां आकर क्या हुआ कि अब हम इस चरण में संतुलित समीकरण को लिख कर मूल्यांकन करेंगे या चेक करेंगे। बस ये सेम की सेम है, ये आ जाएगी। फिर आपका 7वां चरण शुरू होता है। हाँ देखो, 7वां चरण जो है उसमें कुछ नहीं करना, लास्ट चरण है ये 7वां। इसमें हमें क्या करना होता है कि अपनी समीकरण तो क्या होगी, संतुलित होगी। अब हमें उसके अभिकारक और यानी LH साइड और RH साइड में जो परमाणु हैं उनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी होती है। तो आप 7वें चरण में क्या लिखोगे, इस चरण में परमाणुओं की भौतिक अवस्था को
दर्शाते हैं। अब देखो कैसे। भौतिक अवस्था किसी भी पदार्थ की क्या हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, ये हो सकती है। तो यहाँ पर लास्ट जो समीकरण हमारे पास ये आई थी ना, बस इसके ब्रैकेट में यहाँ तो एफ ही सॉलिड होता है तो ऐसे लिख तो ठोस। आई बात समझे? और पानी जो है यहाँ लिखा जाएगा क्या? एल लिखा, ये सॉरी जी, बताऊंगा जी क्यों लिखा है यहाँ, जी लिखा जाएगा। और ये सॉलिड और H2 क्या होती है? गैस। बस ये 7वें स्टेप में इनकी अवस्था लिखनी होती है। अब यहाँ जो पानी है, यहाँ गैस क्यों लिखा है, जी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो पानी यूज हो रहा है इस रिएक्शन में वो भाप के रूप में यूज हो रहा है। किस रूप में? भाप के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? जी। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को, इस विधि को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या बोलते हैं? मेथड। और हिंदी में भी इसको हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, ठीक है, ये है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है आपके तो उसको कल दूर कर दूंगा।